हेलो बच्चेबाड़ी, मैं हूं आपका मैथ्स कमेंटर राहुल उडानी और आपका स्वागत है आपके चैनल कॉमर्स वाला में। सो बच्चेबाड़ी, आई होप आप मस्त है, शानदार है और जबरदस्त है। अगर जबरदस्त है तो विश्वासियंस के लिए आज हम एक जबरदस्त सा चैप्टर या यूनिट बोलूं कंप्लीट कर देंगे, जो है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। यस, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक पार्ट मैंने पहले अपलोड किया है जहां पे मस्त मस्त टॉपिक को डिस्कस किया है, और आज रिमेनिंग टॉपिक जो आपके 2022-23 सेशन में आने वाले हैं उसको कंप्लीट कर डालेंगे आज के लेक्चर में, जहां बात करेंगे रिटर्न की, ग्रोथ की और डेप्रिसिएशन की। सर, हमारी बुक के अंदर में स्टॉक्स भी दिया है, शेयर्स भी दिया है और हमें डिबेंचर भी दिया हुआ है, तो क्या हमें ये नहीं पढ़ना है? यस, नहीं पढ़ना है। आज जो आपका 2022-23 का सिलेबस है उसके हिसाब से इसको नहीं पढ़ना है, तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्वियसली बात है, रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बट ये आप अकाउंट्स में भी पढ़ने वाले हो तो टेंशन की बात नहीं है, अप्लाइड मैथ्स से हट गया बस ये। यस, तो अपना जो यहां पर बस चीज क्या हुई है कि अब यहां पर इस बचे हुए टॉपिक में कोई भी ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं बन सकता, बिकॉज अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन देना चाहता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पे दे सकता था। अब बहुत इजी और बेसिक आने वाला है, तो ये काफी ज्यादा स्कोरिंग हो जाएगा ये वाला पार्ट। रिटर्न की बात करें, चाहे ग्रोथ की बात करें या डेप्रिसिएशन की, बहुत इजी है, बहुत बेसिक से फॉर्मूला जो क्लास 11th में आपने फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में पढ़े हैं उसी का यूज करके पढ़ना है। यस, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज किया था। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में हमारी कंपाउंडिंग अगर मंथली होती है, ईयरली होती है, ये सारे कंसेप्ट पढ़े या नहीं पढ़े? जल्दी से बताओ कमेंट में। यस सर, हमने पढ़ा है। मंथली में क्या होता है, क्वार्टरली में क्या होता है, सेमी एनुअली में क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट का बस हमें यूज करना है। नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है सर, है ना, हम इनको बार बार आपको रिवाइज करा देंगे जहां भी जरूरत आएगी। ओके, तो हम इसी तरीके से चल रहे हैं, बट अगर पता है तो आपके लिए सोने पे सुहागा, मतलब बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। यस, तो क्या पढ़ाने वाले हैं आज की क्लास में? आज पहले हम बात करेंगे नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। बहुत सा इजी सा कंसेप्ट है, बहुत बेसिक का कंसेप्ट है, इसको बात करेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, अगेन वेरी इजी, डिपेंडिंग ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देन CAGR का फॉर्मूला, अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर में डिपेंड करता है, कंपाउंडिंग जब ये होती है इस पे डिपेंड करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज रिटर्न, दिस इज ग्रोथ, एंड आखिरी पार्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। ये भी बहुत इजी है, अगेन डिपेंड करता है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला पर ही, बहुत इजी पार्ट है। बट ना, डेप्रिसिएशन में तो हमारा का पहला मेथड पढ़ना है, पहला मेथड तो उस पर भी डिपेंड नहीं करता, उसका तो और इजी फॉर्मूला है। यस यस, इसके अंदर 4 मेथड होते हैं, सिर्फ एक ही पढ़ना है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न क्या होता है बेटा। इंट्रोडक्शन के अंदर में सबसे पहला टॉपिक था हमारा रिटर्न, है ना। क्या होता है रिटर्न, जल्दी बताओ कमेंट में, आपको क्या लगता है हमारी फाइनेंशियल मैथ्स की लैंग्वेज में रिटर्न क्या होता है? सर, यहां से दिख रहा है पैसा, है ना। तो जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टेड मनी की वजह से आपको रिटर्न में जो अमाउंट मिलता है, हम उसकी बात करने वाले हैं। यस, रिटर्न अमाउंट। यस, आपने मतलब लेट सपोज एक स्कीम चल रही थी जहां 1000 रुपए डाले, ठीक है, और बोला गया उस स्कीम में कि 21 दिन में पैसा डबल, तो आपका रिटर्न कितना हो गया? 1000 का 2000, 2000 का 4000। बाबू भैया, ये स्कैम है, ऐसा होता नहीं है, लक्ष्मी चिट फंड में पैसा नहीं डालने का, अपने को अपना डबल हो रहा है भैया, ये स्कीम है। यस, ऐसा एक्चुअल में इतनी जल्दी नहीं होता है, डबल होने में 4-5 साल एक्चुअल स्कीम में जाओगे तो लगेंगे, बट हम थोड़ा सा एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो आपने इन्वेस्ट किया, ये रिटर्न मिला, ये 21 दिन में पैसा डबल, तो यही रिटर्न की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो रिटर्न जो वर्ड है वो हमारा डिपेंड करता है 2 चीजों पर, ठीक है। रिटर्न जो वर्ड है वो हमारा डिपेंड करता है 2 चीजों पर, कि रिटर्न अगर आप चाहते हो कितना मिलेगा ये जानना, तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज है इन्वेस्टेड वेयर, इन्वेस्टेड वेयर, और दूसरा चीज है रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहां कितना रिस्क है उस इन्वेस्टमेंट में, इस पे डिपेंड करता है।
सर कुछ पर्टिकुलर हमें वो जगह बताओ जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं। यस, आप लोग बताओ मुझे फटाफट से, कहाँ कहाँ करते हो। सर हमें लगता है हम तो एफडी में पैसा डाल के खुश हैं, हमें लगता है हम सेविंग अकाउंट में डाल के खुश हैं, हमें लगता है सर हम जो है म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के खुश हैं, हमें लगता है शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए। तो अब हमें भी ये भी पता है कि अगर आपको ये पता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हो सकते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं यहां से आपको रिटर्न कितना मिलता है, यस आपको रिटर्न कितना मिलता है, तो रिटर्न हम बात करते हैं जनरली परसेंटेज में, है ना कि भाई आपको एक एफडी लगभग 7% का रिटर्न देती है ना। पापा से कभी सुना होगा ये बात कि भाई एफडी में पैसा लगा दे 7% बढ़कर मिलेगा, 100 लगाएगा 107 मिलेगा, 200 लगाएगा 214 रुपए मिलेगा। तो पापा बोलते हैं ऐसा, बोलते हैं नहीं बोलते, सच ये बताओ, है ना। आप बोलते हो कि सर पापा एफडी का क्या करूंगा, हमको तो 200 रुपए दो, हम जाके 200 का पार्टी करके आएंगे। बट पापा बोलते हैं ये करो, क्योंकि उनको पता है पैसे से पैसा बढ़ा सकते हैं जो कि फ्यूचर में काम आएगा। दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सही है, ये लाइन सुनी है, क्यों बोलते हैं, कह रहे क्योंकि यहां पे रिटर्न बढ़ जाता है, लगभग 10 से 12% हो जाता है ना। फिर आता है शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना कमाते हैं। एवरेज इंसान अगर ढंग से शेयर मार्केट में लगाए पैसा तो 20% कमा सकता है। सो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारा अलग अलग इन्वेस्टमेंट की जगह पर अलग अलग रिटर्न मिलता है डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्क। एफडी में पता है दीन दुनिया में कुछ भी हो जाए, एफडी जितना पैसा है उतना ही देने वाली है। अगर आप 1000 लगा रहे हो, एफडी ने बोला कि आपको 10 साल बाद में हम उसका 2000 रुपए देंगे, तो वो आपको 2000 रुपए दे देगी, उसको फर्क नहीं पड़ता किसी और चीज का, अनटिल अनलेस बैंक का दिवाला ना निकल जाए, वो अलग चीज है। सेकेंड चीज म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड का क्या होता है कि ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत सारे क्या नाम है शेयर्स और स्टॉक्स को एक साथ डाल के थोड़ा थोड़ा परसेंटेज लेके आपको एक बना के दे देते हैं कि ये देखो अलग अलग फंड्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, यस उनका हमने म्यूचुअली कंबाइन करके आपको एक पोर्टफोलियो दे दिया, आपको एक पैकेज दे दिया है, तो ये पैकेज टाइप का होता है, तो इसका रिटर्न थोड़ा बढ़ जाता है। अब ये अलग अलग चीजों का है तो इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, ज्यादा नहीं होता है। लिखा हुआ था ना नीचे में, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, अपने अकॉर्डिंगली अपने आप ध्यान से करिए इसको यूज, है ना। अगला आता है शेयर मार्केट। रिलायंस की शेयर खरीद ले भाई जिंदगी सेट है, अडानी की शेयर खरीद ले भाई जिंदगी सेट है, ऐसे वर्ड सुने होंगे ना। ये भाई पेनी स्टॉक आया है, इसने हिला डालना है, आपका पैसा 10 दिन में डबल हो जाएगा, है ना, 21 दिन में नहीं 10 दिन में। तो ये शेयर मार्केट की बात है। टिप आई है टिप, तो ये सारी बातें होती हैं यहाँ पे। तो जहां पे ज्यादा रिटर्न होगा वहां पे ज्यादा रिस्क होगा, तो इस पे डिपेंड करता है। बट हमारे को इसके अंदर में रिटर्न, पिछली बार में मैंने आपको बोला कि भाई यहां पैसे में मिल रहा है, ये भी रिटर्न है, ये भी रिटर्न है, और यहां परसेंटेज में बोला मैंने रिटर्न है। तो क्या कोई डिफरेंस है या दोनों बातें सेम है? सर बात तो सेम है, पैसा तो मिलेगा, बट यहां परसेंटेज में लिखा है 7% पैसा मिलेगा, तो नाम अलग होना चाहिए ना। हाँ है। जब भी हम परसेंटेज में रिटर्न को बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि ये आपका रेट ऑफ रिटर्न है, और जब भी हम इसको बोलेंगे तो हम बोलेंगे ये रिटर्न अमाउंट है। ओके, या फिर मैं ये बोलूं आपको ये आपकी करंट वैल्यू है, अगर ये आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपने पैसा डाला मार्केट में इतना, आपने पैसा डाला मार्केट में इतना, और करंट वैल्यू आज के टाइम में इतनी है इसकी, है ना। कल का कुछ भरोसा नहीं, हो सकता है ये और भी बढ़ जाए, हो सकता है ये बिल्कुल खत्म हो जाए, तो कल का नहीं पता, आज का ये बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इससे हमने जो है 2 फॉर्मूला बनाए। एक बोला ROI, सुना होगा ना, सबने सुना है ना कहीं वर्ड सुना है ना कि भाई जो तू काम कर रहा है उसका ROI क्या है, जो पैसा लगा रहा है उसका ROI क्या है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। ROI का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। कह रहे इसको कैलकुलेट करने का बहुत सही तरीका है। कह रहे जो आपकी करंट वैल्यू है, जैसे हमने बोला ना 1200 करंट वैल्यू थी, 1000 रुपए जब इन्वेस्ट किया, माइनस करो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, और आप इसको डिवाइड करा दो अपना इससे भाई कॉस्ट ऑफ, इसी वाले अमाउंट से, ये बन जाता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये बन जाता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपको मैंने बोला ना, आपने 1000 रुपये लगाया तो 1200 रुपये मिला, तो करंट वैल्यू 1200 थी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये थी, और इसको 1000 से डिवाइड करा दिया। 1200 में से 1000 गया, 200 बचा,
200 को हमने 1000 से डिवाइड कराया तो मेरा रिटर्न कितना हो गया बेटा 0.2 हो गया, ठीक है, या 2/10 हो गया। तो ये हो गया मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब 0.2 सुनने में अच्छा सा नहीं लग रहा था यार, बहुत छोटा नंबर है, दिल को दर्द दे रहा है। तो इस नंबर को बड़ा करने के लिए हमने बोला कि आप रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला बना लो। किसका फॉर्मूला बना लो? रेट ऑफ रिटर्न का। क्या बोलता है ये? कह रहा है बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करने का। यहां पे जो आपका ROI आया है ना, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये परसेंटेज में हो जाएगा। तो मतलब जैसे हमारा ये वाला पूरा फॉर्मूला है विच इज करंट वैल्यू, दिखने में फॉर्मूला बड़ा है बट क्वेश्चन बहुत इजी आएगा इस पे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस किया डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनटू में 100 हो गया। यस, जैसे इस वाले केस में हमारा रेट ऑफ रिटर्न 0.2 आया था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा 20%। अब याद रखना हमेशा हमारा रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में होता है और ROI हम डेसिमल में बात करते हैं। बस इतना सा छोटी सी चीज याद रखने की है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इतना बड़ा फॉर्मूला दिखने में लग रहा है नहीं कुछ। यस, यहां पे हमने सीधा सीधा चीजें थी इसलिए नाम डायरेक्ट दे दिए, वरना आप इसको XYZ करके नाम भी दोगे तो भी सिंपल है कि ये X है, ये Y है, X माइनस वाई बाय Y, यही फॉर्मूला है। ओके, अच्छा, ये रेट ऑफ रिटर्न का जो सिंपल सा फॉर्मूला है ना, इसका एक और नाम भी दे दिया, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। इस चैप्टर में जैसे क्वेश्चन में बता रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है, बिकॉज शेयर्स का कंसेप्ट आपका हट चुका है। अदरवाइज नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न का जनरली यूज हम शेयर्स के कंसेप्ट में करते थे, बट वो हमें पढ़ना ही नहीं है, तो कहाँ यूज करेंगे उसको भाई। यस, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो कैसा आएगा, देखो बहुत सिंपल। कह रहा है अ मैन इन्वेस्टेड ₹22500 एंड आफ्टर 1 ईयर हिज इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस टू 25000। ठीक है, 22,500 लगा के 25,000 हो गई है। कैलकुलेट हिज रेट ऑफ रिटर्न। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से। सर आपकी करंट वैल्यू जो है, करंट वैल्यू दैट इज 25,000, उसको माइनस कर देंगे हमारी जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये था, डिवाइड करा देंगे सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से और 100 से कर देंगे सर मल्टीप्लाई। बस 25,000 में से ये गया तो कितना बचा बेटा ऊपर में 2500 बचा, डिवाइड बाय 22500 इनटू में 100, 0 से 0 से 0 से 0 कटा। यस, अब यहाँ पे कुछ बच रहा है क्या, देखो यहाँ कुछ हो रहा है। यस सर, ये 25 के टेबल पे जाएगा, ऊपर बचेगा 100 है ना, और ये 25 पे आता है 9 पे है ना। 225 क्या होता है 25 इंटू 9, तो ये 9 पे आ गया, 25 पे कटेगा तो 1 यहाँ और 2 0 आ गया है, तो ये 100/9% हो गया। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 11/1/3%, नहीं 11/1/3 नहीं, सॉरी 11/1/9% है ना भाई। 100 को अगर मैं 9 से डिवाइड कराऊंगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ 1 आया और इसका 0 आ गया, तो यहाँ 1 वापस आ गया, 9 आया, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, तो ये 1 रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर यहाँ जाता है, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख रहा है। ठीक है, क्वोशंट हमारा मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे जाता है और हमारा डिवाइजर यहाँ आता है, तो इतना हमारा रेट ऑफ रिटर्न हो गया। तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई तरीके से करना है। इजी क्वेश्चन, यस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन देखते हैं इसका कैसे आएगा। कह रहे सलमान इन्वेस्ट सम ऑफ मनी एंड ही रिसीव्ड ₹60,000 एट 20% नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। नॉमिनल वर्ड यूज कर दिया, हमें पता कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड। तो अगेन सिंपल फॉर्मूला, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब हमारा रेट ऑफ रिटर्न की ही बात कर रहा है। ये क्या होता है हमारा भाई, फॉर्मूला लगा दो। कह रहे हैं कि मान लो हमारा सम इन्वेस्टेड जो था वो होता है क्या जी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, वो मान लो x था, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो गिवन है 20% है ना, और हमारा रिसीव्ड अमाउंट मतलब कि करंट वैल्यू कितनी है भाई, हमें गिवन है 60,000। बस इन 3 से ही फॉर्मूला बनता है। एक वैल्यू गिवन नहीं है, 2 वैल्यूज गिवन है तो निकाल लेंगे। रेट ऑफ रिटर्न 20%, तो वो हमारा लेफ्ट साइड में आएगा। यस, हमें सम इन्वेस्टेड है x है ना, तो 60,000 हमारा करंट वैल्यू में से x माइनस करेंगे, सम इन्वेस्टेड डिवाइड कराएंगे x से और इसको 100 से करेंगे मल्टीप्लाई।
यस, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 60,000 माइनस एक्स बाय एक्स, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, इस x को इधर ले जाता हूं मैं, ओके, और 100 को भी इधर ले जाता हूं, तो यहां हो जाएगा 20 इंटू एक्स मल्टीप्लाई में, और इस 100 को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। यस, ये हमने करना आता है। यस सर। तो 60,000 माइनस एक्स, यहाँ से 0 से 0 कटा, ये बन गया 0.2x, 0.2x ये हो गया, माइनस एक्स को भी उठा के इधर ले आए, तो माइनस एक्स को लेकर आएंगे तो ये प्लस एक्स। अरे इतनी मैथ्स तो हमने आती है सर, हमने इतनी मैथ्स तो बचपन से करी है, तो फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, ठीक है, जल्दी से बताओ। यहाँ से हो गया हमारा 1.2x इज इक्वल टू 60,000, हमारी x की वैल्यू आ रही है 60,000 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 50,000 रुपीज। तो आपका अमाउंट कितना इन्वेस्टेड था? 50,000। सिंपल, कुछ नहीं है यार, कैलकुलेशन है। सबसे पहले x को उठा के मैंने इससे मल्टीप्लाई करा दिया 20 से, इस x को 20 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 20x हो गया, फिर इस 100 को मैं यहां ले गया, डिवाइड करा दिया तो 20x बाय 100 हो गया, तो ये 0.2x बन गया, माइनस एक्स को इधर ले आया तो ये प्लस एक्स हो गया, तो x प्लस 0.2x हमारा 60,000 के इक्वल आ गया, तो हमारा x की वैल्यू 50,000 हो गई है। आज सिंपल एज दैट। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर सतेंद्र इन्वेस्टेड ₹1,000 and gets 15% nominal rate of return on his investment. What amount he will get? तो मतलब अमाउंट इन्वेस्ट कितना गया है भाई? हमारा अमाउंट इन्वेस्ट होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो पैसा लगाया गया उसका नाम हमने दे दिया है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज ₹1,000, है ना, ठीक है। हमें नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब दे रखा है हमें रेट ऑफ रिटर्न कितना बेटा? जल्दी से बताओ, जल्दी से सर, 15%, और हमें बोला है करंट वैल्यू बताने की। यस, कितना अमाउंट मिलेगा वो होगी हमारी करंट वैल्यू, ये मान लो x होगी, ठीक है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो अब x हमारा क्या हो गया? करंट वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 15 इज इक्वल टू करंट वैल्यू माइनस का हमारा 1,000 डिवाइड बाय 1,000 इनटू में 100, ये फॉर्मूला है। सॉल्व करके हमें फटाफट से कमेंट में बताइए x की वैल्यू कितनी आने वाली है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? हमें जल्दी से कमेंट में बताइए, सॉल्व करके, है ना। कैसे करोगे सर? यहां से 0 से 0 काटेंगे, फिर हमारा ये हो गया 115 इंटू 10, तो 150 इज इक्वल टू x माइनस 1,000। फटाफट से बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? सिंपल, अब तो कर लोगे। यस, ओके। तो ऐसे ही बहुत सिंपल से क्वेश्चन हमारे नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न पर आने वाले हैं। यस, शेयर्स वाले क्वेश्चन नहीं देगा वो। शेयर्स क्या है, डिस्काउंट क्या है, इन सबको नहीं जानना, प्रीमियम क्या है, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे दे सकता है? एग्जामिनर को भी पता है बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक आधा शेयर पे क्वेश्चन आएगा तो बहुत लॉजिकल और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, वो मैं आगे कवर करूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। अब अगला पॉइंट है हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है? कह रहे देखो, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या पढ़ा था कि हमारा एनुअल कंपाउंडिंग की जगह में हमारी सेमी एनुअली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में एक चेंज आया था। याद आ रहा है? याद करो, हमने बोला था ना कि अगर मैं बोलता हूं मेरी कंपाउंडिंग अगर मेरी एनुअली होती है या फिर सेमी एनुअली होती है तो एक फर्क आता है, बहुत तगड़ा फर्क आता है फॉर्मूला के अंदर में। क्या आता है देखते हैं। क्वार्टरली होती है या फिर हमारी क्या होती है भाई, हमारी मंथली होती है, यही मेन चार होते हैं। तो हमारे पास में एक फैक्टर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड। इस कन्वर्जन पीरियड की वैल्यू एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है वो बताता है। ध्यान से सुना, कन्वर्जन पीरियड की वैल्यू एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है वो बताता है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि कंपाउंडिंग का बेसिक आपको याद है ना, मैंने आपको अपने डेमो वीडियो में बताया था कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। कि आपने अगर मान लो 100 रुपए कमाए हैं तो एक साल बाद आपने आपका प्रॉफिट मिलाकर इंटरेस्ट मिला के 105 रुपए हो गया। आपने 100 रुपए कमाए हैं, एक साल बाद 105 रुपए हो गया। तो अब कंपाउंडिंग में क्या होगा, अगला जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो 100 रुपए नहीं 5% पे लगेगा, इस पे लगेगा 105 पे, है ना।
तो 100 रुपए पे 5% के इंटरेस्ट से आपको 105 मिला 1 साल बाद। अगला आपको 100 पे 5% नहीं लगेगा, 105 पे 5% लगेगा। इसकी वजह से आपको 110.25 मिल रहा था। यस, बताया था। फिर अगला जो आपका लगेगा ये आपका इस पे लगेगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में इसी पैसे पे आपका इंटरेस्ट लगता है। बैंकिंग सिस्टम पूरा इस तरीके से काम करता है कि जो आपका आखिरी वैल्यू है इंटरेस्ट उस पे लगता है, जो आपकी आखिरी वैल्यू है इंटरेस्ट उस पे लगता है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, जल्दी से कमेंट में बताओ। पढ़ा है ना ये कंसेप्ट हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे? तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हमने क्या बताया कि भाई ये देखो साल की बात कर रहे हैं, तो 1 साल में होगा तो हमारा फॉर्मूला हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का सर पढ़ा हुआ है, विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन्वेस्टेड 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 की पावर n-1। यस, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना। n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें इन्वेस्ट हुई है। अब इस फॉर्मूला में हम एक छोटा सा चेंज करते हैं, अगर एनुअली नहीं होता है तो। एनुअली नहीं होता, हम बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड लेट सपोज p है। क्या है जी? p है। तो एनुअली होता है तो इसकी वैल्यू 1 मानते तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, तो सेम टू सेम फॉर्मूला यही रह जाएगा। बट अगर सेमी एनुअली हुआ तो मतलब कि आपका जो इस 100 से मान लो आपका 5% सेमी एनुअली लगा है, तो यहां पर ये 6 महीने बाद में ये पैसा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बस मैं बताऊंगा आगे एग्जाम्पल के तौर पे भी, बट ये मान लो कि अगर आपका यहाँ पे सेमी एनुअली होगा तो यहाँ पर 6 महीने बाद में ही आपका अगला अमाउंट आएगा, उस पर अगले 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 100 रुपये भी नहीं लगेगा, ये 1 साल के साइकिल की जगह 6 महीने का हो जाएगा। तो 1 साल में कितने महीने आते हैं सर? 2 आते हैं, 2 आते हैं, है ना। तो इस सेमी एनुअली के चक्कर में हम क्या करने वाले हैं, अपने फॉर्मूला में एक चेंज डालेंगे। दैट विल बी कि हम इस आर को पी से डिवाइड यहां करा देंगे और इस टाइम पीरियड को यहां पे हम पी से मल्टीप्लाई करा देंगे सेमी एनुअली में। बिकॉज 1 साल में 2 6 महीने आते हैं, सेमी एनुअली का मतलब होता है 6 मंथ का पीरियड, है ना। 1 साल में 2 6 महीने आते हैं तो कन्वर्जन पीरियड 2 बार हो जाएगा, है ना। पहले 6 महीने में मान लो जनवरी से आपने 100 रुपये डाले तो आपका 5% आपको मिल गया लेट सपोज 6 महीने बाद में, तो वो मिल गया आपको लेट सपोज कब? जून में। फिर जुलाई में जब पैसा आपका इंटरेस्ट लगना शुरू होगा वो आपका जून में जो पैसा अकाउंट में आया उस पर लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। मुझे पता है मेरे हनुमान जी की शक्तियां खत्म हो रही हैं, तो हम आपके जामवंत बन के आपको अपनी शक्तियां याद दिला रहे हैं। तो समझ में आई ये बात? तो ये होता था सेमी एनुअली में। फिर क्वार्टरली में हमने पढ़ा है कि यहाँ पे ऐसे क्वार्टरली का मतलब है 3 मंथ का साइकिल, 3 मंथ का साइकिल। तो अगर 1 साल में देखते हैं कितने 3 मंथ है? 4 होते हैं ना क्वार्टर। यस, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी 4 क्वार्टर होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वही वाली बात हो जाएगी, 4 होते हैं। 1 साल में कितने महीने हैं सर? 12, तो कन्वर्जन पीरियड 12 माना जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर जो हमारा एक नया फॉर्मूला आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जहां पे एक स्मॉल फैक्टर पी आ जाता है। ठीक है, स्मॉल है ये, स्मॉल पी। ठीक है, इसको स्मॉल पी ना मान के हम कुछ और मानते हैं, कुछ बुक्स में इसको एम यूज किया जाता है, एम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पी गायब क्यों नहीं हो रहा? ओहो, हाँ हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब मैं इसका ना एक और नाम दे देता हूँ, यहाँ पे पी की जगह में एम दे देता हूँ। तो कुछ भी यूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं पे एम दिया हुआ है कहीं पे पी दिया हुआ है, सर आपने ये नहीं लिया, आपने वो नहीं लिया। तो ये बता रहा हूँ यहाँ पर इसीलिए। ठीक है ना, ये 6 मंथ का पीरियड है, ये अपना 1 मंथ का पीरियड है, ये अपना 3 मंथ्स का पीरियड है। इसमें पी बोल लो, एम बोल दो, उसकी वैल्यू इतनी आएगी। बस इसको याद रखना। कहाँ डालने वाले हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में आर से डिवाइड कराने वाले, यहाँ मल्टीप्लाई कराने वाले। अब इस फॉर्मूला से हमने एक और फॉर्मूला बनाया जिसको बोला गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इफेक्टिव रेट बोल देते हैं इसको शॉर्ट में हम। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनाया? कह रहा है कि इफेक्टिव रेट निकालना है, तो इस पी को गायब कर दो, इस पी को गायब कर दो, और हमारा टाइम पीरियड इफेक्टिव रेट फॉर 1 ईयर लेते हैं हम हमेशा। 1 साल का इफेक्टिव रेट निकालने वाले हैं हम, 1 साल का इफेक्टिव रेट निकालने वाले हैं। जो ये कंपाउंडिंग सेमी एनुअली क्वार्टरली मंथली हो रही है, इसकी वजह से एक्चुअल में हमारा जो चल रहा होगा वो 5% की जगह थोड़ा सा बढ़कर चल रहा होगा, 6% की जगह थोड़ा सा बढ़कर चल रहा होगा। तो मान लो जो जितना भी 1 साल का होना चाहिए था ना, जो 1 साल का आपका मान लो 6% होता, तो यहां थोड़ा बढ़ के मिलेगा। तो वो कितना मिलेगा वो आपको इफेक्टिव रेट के फॉर्मूला से पता चलता है। तो वो कह रहा है कि आप इस पी को हटा दो इस फॉर्मूला में से, यहां पर ये जो वाला पार्ट है ना ये बता देगा आपको
एन को भी हटा दो बिकॉज एक साल की बात कर रहे हो, तो एन क्या है हमारा टाइम पीरियड, वो एक साल ही हो गया। तो ये वाला जो पार्ट बचा हमारा ये बता देगा। अब ये आपको आंसर मिलने वाला है डेसिमल में, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। अभी देखने में लग रहा होगा भाई साहब कितना खतरनाक क्वेश्चन है, कितना खतरनाक फॉर्मूला है, आप सॉल्व करोगे और बोलोगे वाह कितना इजी है ये। तो कैसे, अभी दिखाता हूं। यहां क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कंसिडर एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 इन्वेस्टेड एट 4% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो पैसा इन्वेस्ट है प्रिंसिपल ₹10,000। ओके सर, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 4% पे, तो आर की वैल्यू है 4%। कंपाउंडिंग करी गई है क्वार्टरली, तो मतलब बेसिकली कन्वर्जन पीरियड, जिसको हम एम बोल रहे हैं, पी बोल रहे हैं, स्मॉल पी कुछ भी बोल दो, क्वार्टरली के लिए 4 निकाला था। यस, चेक कर लो, क्वार्टरली के लिए हमने 4 लिखा हुआ है, यस सर लिखा हुआ है। तो अब हमें यहां पर सब कुछ मिल गया है। अब ये क्या बोल रहा है, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। सो जैसे हमने आपको बोला कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाय M इंटू 100 बाय M माइनस 1, ये लगा दो। अब यहां पे अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर के अंदर में याद करो हमारा जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है एक और ये पढ़ा हुआ है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना, ये पढ़ा हुआ है भाई। यस, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर भी ये M ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर बोला है, तो n की वैल्यू भी यहां पर 1 हो गई, ठीक है। सेम ऊपर वाले में फॉर्मूला लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ऐड कर दो, या डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर दो, बात बराबर है, तो हम यही यूज करेंगे। तो इसके अंदर में देखते हैं क्या होता है, इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। तो अमाउंट है बेटा हमारा 10,000 इन्वेस्ट किया हुआ, 1 प्लस आर की वैल्यू है 4, एम की वैल्यू है 4, इनटू में है 100, एम अगेन 4 है, नंबर ऑफ ईयर्स 1 है, नंबर ऑफ ईयर 1 है, एक साल के लिए ना, एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो इसके अंदर में ये हो गया 10,000 इंटू 4 से 4 गया, 1 प्लस में 0.01 हुआ, की पावर 4 हो गया। तो यहां पे हमारा आंसर कितना आ गया, यहां पे हमारा आंसर आ गया है कितना, 1.01 की पावर 4। आई थिंक इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, दिस इज 1.406, 1.046। तो इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 1.0406 से, तो आपका आंसर आ गया है इतना। अब अगर आप बेटा ये m का यूज ना करते और कंपाउंडिंग करते एनुअली, तो ये 6 रुपए कम आता। चेक करके देखो, अगर हमारा कंपाउंडिंग ये क्वार्टरली की जगह एनुअली करते तो ये 6 रुपए आपका आंसर कम आता। चेक करके देख लो, यही आएगा। सो ये 6 रुपए बढ़ने का रीजन है कि हमारा शायद कुछ इंटरेस्ट जो है हमारा एक्स्ट्रा मिल रहा है, बिकॉज ये कंपाउंडिंग का पीरियड चेंज हो गया है। तो वो इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, अगर मैं ये भी निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं इफेक्टिव रेट के फॉर्मूला से, कि भैया मेरा इफेक्टिव रेट जो हो रहा है वो 4% ना होकर कुछ ज्यादा हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है वो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालते हैं। सिमिलर फॉर्मूला है, क्या कहे फॉर्मूला, कह रहा है 1 प्लस आर बाय एम इंटू 100, ये डॉट का मतलब 100 मल्टीप्लाई है, की पावर m माइनस 1, और ये आएगा डेसिमल में, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो करे 1 प्लस आर है 4, m है 4, इंटू में 100 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 100। यस, 4 से 4 कट गया, सेम फॉर्मूला देखो, 1 बाय में 100 हो गया 0.01 की पावर 4 माइनस का 100, तो यहां पर हो गया 1.01 की पावर 4, है ना, ये कितना हो गया 1.01 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 100। इसकी वैल्यू है 1.0406 माइनस 1 इंटू 100 हो गया। यस, इसकी वैल्यू यहां से ले ली हमने, ठीक है। तो यहां पे देखो ये कितना हो गया 0.0406, है ना, सब्ट्रैक्ट किया इंटू 100 विच इज इक्वल टू 4.06। तो बेसिकली क्या है कि हमारा रिटर्न तो 4% लग रहा था, बट क्वार्टरली वर्ड यूज करने की वजह से इफेक्टिव रेट हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आया। तो यही बोल रहा है केस,
कि यही पढ़ने वाला है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न के अंदर में, कि आपकी इन्वेस्टमेंट में एक वर्ड की वजह से चेंज आ रहा है, क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअली और मंथली, तो वो चेंज क्या आता है वो हमें इफेक्टिव रेट से डायरेक्ट पता चल रहा है। ओके, डायरेक्ट पता चल रहा है। ओके, सो इसके रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। आओ, कह रहे फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्विवेलेंट टू अ स्टैंडर्ड स्टेटेड रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, यहां पे रेट कितना दे रखा है अपने को, 8%। ठीक है, क्वार्टरली के लिए हमें खुद से पता होना चाहिए कि वैल्यू m की 4 है, बस ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ और नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर में, बस इतना ही चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है 1 + R/m × 100 की पावर m - 1 × 100। इतना इजी लगेगा ना फॉर्मूला, जब 2-3 क्वेश्चन कर लोगे। स्टार्टिंग में लग रहा होगा भाई साहब क्या बवाल है, बट थोड़ी देर में लगेगा कि ये तो बहुत आसान है। R की वैल्यू 8 है, m की वैल्यू 4 है, यहां पर अपने को दे रखा है, सब कुछ तो गिवन है, करना क्या है। अगर गिवन ना हुआ सर तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली दिया जाएगा। अदरवाइज इसको लॉग टेबल से सॉल्व करना होता है, वो हम सीख चुके हैं पहले भी, लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं, लॉग टेबल के थ्रू से कर सकते हैं। ठीक है ना, यस, 11th में सीखा हुआ है ये चीज। 1 + 0.02, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मुझे कमेंट में बताना, मैं अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, लॉग टेबल का यूज कैसे करना होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, 1.02 की पावर 4 - 1 × 100, इसकी वैल्यू हमें गिवन है ये रही, 1.0824 - 1 × 100, कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8.24%। इतना कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा इंटरेस्ट 8% की जगह में 8.24% हो गया। ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे, बट हो सकता है हो गया, हो सकता है भाई, अगर ये वैल्यू सही दी है। 1.02 की पावर 4 क्या सही दिया है, एक बार चेक कर लूँ मैं, हो सकता है भाई, मैंने तो बुक में से उठाया हुआ है, ये बुक में हो सकता है कि थोड़ी सी वैल्यू गलत हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 1.02 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तीसरी बार और चौथी बार, यस सही आ रही है, 1.0824 आ रही है, तो मतलब 8.24%, 0.24% हमारा रेट ऑफ रिटर्न बढ़ गया। देख रहे हो, ऐसा होता है। ओके, ठीक है, आगे और सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं कैसा आएगा। कह रहा है फाइंड द डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न। डिक्लेयर्ड, इफेक्टिव नहीं, डिक्लेयर्ड मतलब कि जो पहले से बताया हुआ है। तो ये डिक्लेयर्ड का मतलब है कि हमारा आर की वैल्यू जो पहले से डिक्लेयर होगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको नाम समझना पड़ेगा। ठीक है, डिक्लेयर्ड, नॉमिनल, सब कुछ आर बताता है। डिक्लेयर्ड वर्ड आ जाए, नॉमिनल आ जाए, तो इसका मतलब आर है। इफेक्टिव के लिए इफेक्टिव वर्ड यूज करेगा। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली के लिए हमारा कन्वर्जन पीरियड की वैल्यू 2 होती है, विच इज इक्विवेलेंट टू 6% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट की वैल्यू अपने को 6% दे दी है पहले ही, तो यहां पे दे दिए 6%, है ना। तो 6 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 + R, R नहीं पता तो R ही रख देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 × 100 की पावर m की वैल्यू अगेन 2 है, यस 2 माइनस का 1 × 100, यस। इस 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 1 + R/200 की पावर 2 - 1 हो गया। -1 को इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसमें, यस। इस -1 को अगर मैं उठा के इधर ले आऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये बन गया 1.06। ठीक है, 1.06 1 + R/200 का स्क्वायर। दोनों तरफ हमने क्या किया बेटा, पावर ले ली 1/2, दोनों तरफ हमने पावर ले ली 1/2। ले सकता हूं, यस सर, इंडाइसिस में पड़ा हुआ है, दोनों तरफ होगा तो कर सकते हैं। इस 2 से ये 2 काट भी सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारा 1 + R/200 बन गया 1.06 का 1/2। इसकी वैल्यू हमें शायद दे रखी है, ये रही 1.0296। इसको ऊपर कर दूं सॉल्व, तो 1 + R/200 की वैल्यू बन गई है 1.0296। 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो R/200 बन जाएगा 0.0296, तो R बन जाएगा मेरा 0.0296 × 200। ये स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करो बेटा, एग्जाम के अंदर स्टेप जितने अच्छे से लिखोगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो 2 0 से पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर मान लो
2 जीरो शिफ्ट करनी है, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ से कट गया, यहाँ ये मैंने 2.96 में मल्टीप्लाई किया, 2 आया, 9 आया, 2 और 2 4 और एक 1, 5.92 कितना गया 5.92%। आर की वैल्यू ये आ गई है, सिंपल। ठीक है, हो गया बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। तो अब सेमी एनुअली वाला आप करके दिखाएंगे, मंथली वाला मैं करूंगा। एक पार्ट आपका, एक पार्ट मेरा, एक तुम्हारा, एक मेरा। यस, ठीक है। तो सेमी एनुअली का किस तरीके से करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं। हाँ सर, कह रहे फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न टू डिक्लेयर द रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट बताना है अपने को। पहले केस में सेमी एनुअली, तो एम की वैल्यू 2 हो जाएगी और आर की वैल्यू 12% दे रखी है। इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा बेटा, 1 + 12/2 × 100 की पावर 2 - 1 × 100। फटाफट से इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, जल्दी से कमेंट में हमें को बताइए। मैं मंथली वाला बता रहा हूं, है ना। मंथली वाले केस में क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 12% है, एम की वैल्यू मंथली में कितनी होती है सर, 12 होती है। यस, एम की वैल्यू मंथली में कितनी होती है सर, 12 होती है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा इफेक्टिव रेट हो जाएगा 1 + R12 बाय में m की वजह से 12 × 100 की पावर, ये वाला 12 नीचे वाला -1 × 100। यस, 12 से 12 गया तो 1 प्लस में 1.01, ये बन गया 1.01 की पावर 12 -1 × 100। यस, इफेक्टिव रेट के अंदर में इसकी वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ ये रही सर 1.1268। ये इतना हो गया 1.1268 -1 × 100, तो ये हो गया 0.1268 × 100 हो गया 12.68%। तो इफेक्टिव रेट का आंसर कितना आ गया यहाँ पे 12.68%। तो मंथली कंपाउंडिंग की वजह से 12% से 12.68% हो जाएगा, 0.68% एक्स्ट्रा आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, समझ में आई बात। तो हमें इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये कंपाउंडिंग आप अगर छोटे टाइम में करते हो इफेक्टिव रेट बढ़ जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। पिछले वाले में करके बताओ, 12.68 से थोड़ा कम आएगा, 12 से थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि जितना छोटे पीरियड की कंपाउंडिंग होगी हमारा रेट बढ़ता रहता है। ठीक है, इवन गिवन रेट हमें 12% ही है। तो बैंक में अगली बार जाओगे ना तो उनको बोलना कि भाई कोई बात नहीं, 12% दे रहे तो 12% दे दे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें मत करो नेगोशिएट। तो कंपाउंडिंग जो है ना, वो 1 साल की जगह ना 1 मंथ की कर दे। वो कह रहा है कि यार 1 मंथ की, कह रहा नहीं चल एक काम कर 1 दिन की कर दे। वो कह रहा है कि इतना बेवकूफ़ क्यों हो सकता है, छोटे टाइम की कंपाउंडिंग करा रहा है, उसको थोड़ा ना पता है कि तुम कितने चंटो रखे हो, है ना। तो ये मजा है यहाँ पे। अब इसी पे एक और क्वेश्चन कह रहा है, मिस्टर दीपांशु वांट्स टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 lakh फॉर 5 years. He has 2 options. First option fetches him a rate of 8% compounded semi-annually. ठीक है, and second option fetches him the rate of 7.5% compounded quarterly. Which investment option should he go for? अब समझो, अगर आपको इफेक्टिव रेट पता चल गया कि इफेक्टिव रेट 1 साल का इतना आ रहा है, तो 5 साल का ना उसी रेट के हिसाब से आपका मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सिंपल काम करना है, मोर द इफेक्टिव रेट, मोर द इफेक्टिव रेट। ठीक है, बेटर द प्लान। तो कौन सा प्लान चूज करना है आपको, बस और कुछ नहीं, इफेक्टिव रेट निकालने का है। ठीक है, तो पहला केस में क्या बोल रहा है भाई, हमारा पहला केस में हो रहा है आर की वैल्यू। ठीक है, 2 केसेस है ना, एक 8% वाला फर्स्ट केस मान लिया और ये सेकंड केस मान लिया। तो पहले केस में आर की वैल्यू 8% है और कंपाउंडेड हो रही है सेमी एनुअली, तो एम की वैल्यू 2 है। तो इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस में आर 8 × 2/100 m × 100 और पावर में 2 माइनस का 1 × 100। देखो कितना हो गया, यहाँ से 4 गया तो 1 प्लस में 4/100 इज 1.04 की पावर 2 माइनस 1 × 100। यस, इसकी वैल्यू ये दे रखी है 1.0816। तो 1.0816 माइनस 1 × 100 कैलकुलेट करो, 8.16% आ रहा है। तो पहले केस में इफेक्टिव रेट हमारा 8.16% आ रहा है। दूसरे केस में कितना आ रहा है देखते हैं। दूसरा केस हमारा जब हमने 7.5% माना है,
ठीक है, पहले केस में 8.16% आ रहा है, जिसका इफेक्टिव रेट बेटर है वो बढ़िया प्लान है, ये बस सिंपल सा तरीका है हमारा। सेकंड केस में है हमारा आर की वैल्यू 7.5% और यहां कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है। कंपाउंडिंग क्वार्टरली का मतलब क्या है, हमारा एम की वैल्यू 4 हो रही है। ठीक है, तो दिखने में लग रहा है मुझे कि ये बेकार होने वाला है, अगर एम की वैल्यू ज्यादा होती तो फिर भी बढ़ जाता है इतना, है ना, बट ये थोड़ा ही बढ़ना चाहिए, 8 से भी कम रहेगा मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, इफेक्टिव रेट के लिए 1 प्लस आर 7.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, सही है, करें इफेक्टिव रेट 1 प्लस 7.5 को मैं 4 से डिवाइड कराता हूँ। ठीक है, 7.5 को मैं 4 से डिवाइड कराता हूँ तो कैसे होगा, कह रहे सर 1 पे आएगा यहाँ 4 माइनस का 3.5, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 3.2, है ना, 0.8 आएगा ना, बिकॉज पॉइंट लग चुका है। अगला आएगा यहाँ पे, ये हमारा रफ चल रहा है भाई काम, ठीक है, यहाँ पे आएगा 0.3, तो 0.30 आज ले लेते हैं हम ऐसे, है ना, इतना तो करना आता है भाई। फिर 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा तो 20 आएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, 1.875 आ रहा, करके देख लो। ठीक है, 20 पे 20 करके अब इस तरीके से डिवाइड करके देख लो यार, बचपन में किया था जब छोटी छोटी बनते थे, बहुत शरारत करते थे, वही काम करना है। तो यहाँ आ रहा कुछ मेरा 1.875 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, की पावर 4 माइनस 1 इंटू 100। ओके, तो ये हो गया 1 प्लस में 0.01875, तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखो ये वाली, है ना, 1 प्लस में ये आ जाएगी वैल्यू 1.01875, है ना। अगर मैं यहाँ से इसको 2 काटूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये 2 0 शिफ्ट हो जाएंगे ना, ऐसे 0.01875 बन जाएगा। तो ये ऐड करने पे ये मिल रहा है कि पावर 4 माइनस 1 इंटू 100। चेक कर लो, इसका आंसर आने वाला है 7.71%। कुछ चेक करके बताओ। तो अब साफ साफ दिख रहा है कौन सा बेटर है भाई। इफेक्टिव रेट अगर 8.16% ज्यादा मिल रहा है, वहां पे 7.71% मिलेगा, तो हमें पता है कि भाई ये ज्यादा पैसा निकाल के देगा। जहां इफेक्टिव रेट बेटर हुआ वो हमें ज्यादा बेटर, हमें इन्वेस्टमेंट पड़ने वाली है। सो हम 8.16% को प्रेफर करेंगे रादर देन गोइंग फॉर 7.71%। बात समझ में आई? यस सर, ठीक है। तो ये बात थी हमारी इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न की। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्व करना है हमने सीख लिया है। अब आते हैं अगले मुद्दे की तरफ, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। नाम से सुनना, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये वर्ड में ही इसका पूरा क्वेश्चन का मतलब सीखा है। ये वर्ड क्लियर है, हो जाएगा। कंपाउंड मतलब कि फॉर्मूला पिक करना है कंपाउंडिंग वाला, ठीक है। हमारी कौन से वाला फॉर्मूला पिक करना है कंपाउंडिंग में? एनुअल वाला, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा पिक करना है? एनुअल वाला। सेमी एनुअली, क्वार्टरली वाले का कोई यूज नहीं होगा यहाँ पे। ग्रोथ कितनी हो रही है ये चेक करने वाले हैं। बेसिकली इस फॉर्मूला से फ्यूचर में कितना पैसा आने वाला है वो चेक करने वाले हैं, बट उसका रेट जानना होगा। तो अगर आपको याद हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का, एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट वाज A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर क्या था जी? N। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, तो ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। इस फॉर्मूला के अंदर में जो ये R बाय 100 लिखते हैं ना, ये हमारा स्मॉल आई से लिखा जाता है। तो इस फॉर्मूला के अंदर में बेसिकली CAGR हमारा जो बताने वाला है, वहां हमें दिमाग लगा के A क्या है, P क्या है जो जानना चाहता है, और N क्या है, इसको जज करना होगा, और उसके अकॉर्डिंगली ये जो R है या I है इसको निकालना होगा, और यही इंटरेस्ट रेट हमारा बन जाता है CAGR। यही बताने वाला है CAGR। तो बस बेसिक सा फॉर्मूला जो पढ़ा है हमने पिछली क्लास के अंदर में, 11वीं क्लास के अंदर में, वही यूज करके उसका एक कंसेप्चुअल पार्ट है। बेसिकली ये एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो फॉर्मूला के अंदर में इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा हमने जनरलाइज करके नाम चेंज कर देने का। कैसे? कह रहे अमाउंट को हम, याद करो, एक और नाम से बोलते थे फ्यूचर वैल्यू। अमाउंट को हम एक और नाम से बोलते थे क्या? फ्यूचर वैल्यू। लिख लो इसको अपने नोट्स में, ठीक है। और हम अभी जो पैसा लगाया है उसको प्रिंसिपल की जगह प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते थे, यस। और
R/100 को हमने बोला ना कि भाई परसेंटेज की जगह मैं डेसिमल में आई के नाम से रिप्रेजेंट करता आया हूं। यस, याद आ रहा है, फॉर्मूला पढ़ा था। और नंबर ऑफ ईयर्स n है, n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यस, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब हमें आई का फॉर्मूला बनाना है। यहां पे जो हमारा फॉर्मूला होता है CAGR, दैट इज आई। तो आई के रिलेटेड फॉर्मूला बनाना है, कैसे करें? कह रहे बहुत सिंपल काम है भाई, FV को PV से डिवाइड करा दिया, ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट, दैट इज 1 + I की पावर। दोनों तरफ में मैंने nth रूट ले लिया। nth रूट का मतलब कि इसकी पावर भी 1/n कर दी, इसकी पावर भी 1/n, n से n कट जाएगा। तो 1 + I की वैल्यू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू की पावर 1/n हो जाएगी। 1 पॉजिटिव वाला उधर चला जाएगा, तो I की वैल्यू फ्यूचर वैल्यू बाय प्रेजेंट वैल्यू का nth रूट, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स का रूट ले लेंगे, माइनस करने वाले हैं 1। ये हमारा बन जाता है CAGR, यही है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब ये आया है डेसिमल में, आपको मैक्सिमम टाइम आंसर जो है परसेंटेज में निकालना होगा। तो अगर CAGR परसेंटेज में निकालेंगे तो आखिरी में क्या करना, जो I की वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करा देना, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ये हो जाएगा इन परसेंट। बात समझ में आई? ये हो जाएगा इन परसेंटेज। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहीं कोई दुविधा लग रही है भाई? यस, अगर नहीं लग रही है तो आओ क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम पूरा कंसेप्ट समझ लेंगे कि होने क्या वाला है इसमें, CAGR का मतलब क्या है। मतलब समझा दिया मैंने आपको वैसे, बट होने क्या वाला है समझाता हूँ इसको। देखो एक्चुअल में इसका यूज़ केस क्या है, रियल लाइफ में क्या है, CAGR कहाँ वर्ड यूज़ होता है। CAGR अगर आप अपना शेयर मार्केट में, अगर आपके पापा वगैरह इन्वेस्ट करते हैं या आप भी सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का, 18 साल के हो गए होंगे कुछ बच्चे, ठीक है, तो जाके चार्ट पढ़ोगे ना किसी भी शेयर का, तो उसका लिखा हुआ आएगा इसका CAGR फॉर 5 ईयर्स इज इतना, 10 ईयर्स इतना। ये बहुत हेल्प करता है। क्या बताने की कोशिश कर रहा है, देखो कह रहे हैं, देखो जनरली शेयर में होता है, चलो मैं पहले एक कंसेप्ट से समझा ही देता हूँ आपको, ठीक है। बेसिकली हम इसको शेयर्स में लेकर समझा रहा हूँ। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करी एक पर्टिकुलर शेयर में 10,000 रुपये की, ठीक है, ये 10,000 रुपये लगाए, तो प्रेजेंट में आपने वैल्यू ये लगाई, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट में वैल्यू लगाई, मान लो फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद आपके पास में ये पैसा बढ़ गया, ये हो गया 12,000 रुपये। फिर सेकेंड ईयर में भाई अपना ये था मान लो 2018 का टाइम, फिर 2019 का टाइम है, आपने पैसा लगाया था 2018 के स्टार्टिंग में, एंड है ये, एंड ऑफ ईयर है, ठीक है, एंड ऑफ ईयर, ठीक है। अब सेकेंड ईयर के अंदर में हमारा पैसा ये हो गया 10,000 रुपये। अब फिर वापस से हमारा थर्ड ईयर के अंदर में एंड ऑफ 2020 के अंदर पैसा वापस से, सॉरी 12,000 से आगे बढ़ाएंगे ना, 14,000 रुपये कर दिया लेट सपोज, ठीक है। थर्ड ईयर के अंदर 2020 आया था। अब यहाँ पे हमारे को पता चल गया था पूरी दुनिया में हल्का हल्का कोविड आने वाला है। फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो कि मार्च में होता है, तो हमें पता चल गया था कोविड आने वाला है, पैसा घट गया 9,000 रुपये हो गया। ओ भाई साहब, जो झटका लगा ना दिल को, ओ हो 1,000 रुपये का नुकसान हो गया। बट 2021-22 में फिर से हालत थोड़ी सही हो गई। फोर्थ ईयर के अंदर आते आते एंड में ये पैसा बढ़ के हमारा 15,000 रुपये। तो मुझे अब ये बताओ, आपका पैसा सालाना कितना बढ़ा? सर सालाना तो निकाल ही नहीं सकते, है ना। 4 साल के अंदर हमारा 5,000 रुपये बढ़ा, तो 4 साल का रेट कितना हो गया? सर 5,000 प्रॉफिट है, उसको हमने डिवाइड कराया, जो पैसा लगाया इतना हो गया। कह रहे नहीं, ये तो लॉजिक ही नहीं बना ना कि भाई 5% 50% बन रहा है, यहाँ पर 50% बन रहा है। ऐसे करते हैं ना, इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू में 100, ये हमें देता है क्या, हमारा आई। यस, तो ये तो हमारा 50% आया, बट ये 50% तो 4 साल का आया है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो कह रहा है कि ये जो अमाउंट आया है ये 50% 4 साल में बढ़ा है। बेटा हमें लॉजिकली जानना होगा कि ईयरली क्या बढ़ रहा है। तो क्या मैं इस 50 को किस हिसाब से तोड़ूं कि हमें प्रॉपरली समझ में आ जाए, क्योंकि हो रही है यहाँ पे कंपाउंडिंग, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो यहाँ जो किस हिसाब से तोड़ूं कि हमें पता चल जाए कि मेरा सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो ये हमें 4 साल को सालाना हिसाब से तोड़ के रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है। हमें यहाँ पे कोई अमाउंट पे ध्यान नहीं देना होता, ये बीच वाली सीधा हमारी स्टार्टिंग वाली वैल्यू और एंडिंग वाली वैल्यू पे देना होता है। ये हमारी एंड की वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू बोल देंगे, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू,
कितने साल में हुआ है? 4 साल में। तो एन की वैल्यू 4 हो गई है, फॉर्मूला में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करते हैं आंसर आ जाता है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं। अब प्रॉपर डेटा के हिसाब से क्वेश्चन किया जाए। मैंने आपको एक एग्जांपल समझा दिया। आओ स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो। लैंग्वेज क्या बोल रहा है? मिस्टर मोहन ने क्या किया है? कह रहे हैं मिस्टर मोहन इन्वेस्टेड रुपीज 5000, कितना जी? 5000 इन अ फंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2018। 5000 इन्वेस्ट किया है 2018 में। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है लिखते जाओ। 2018 के स्टार्टिंग में है बेटा, स्टार्टिंग में पूरा ढंग से लिखना है इन्फॉर्मेशन को। स्टार्टिंग 2018 के अंदर में इन्वेस्ट किया है 5000। ओके, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? एंड बाय द एंड ऑफ ईयर 2018, एंड की बात कर रहा है, 2018 में पैसा हो गया है 9000 रुपए। ठीक है, ऐसे ही डेटा आएगा। नेक्स्ट ईयर मार्केट क्रैश, ओ माय गॉड, 2019 में उनका बड़ा नुकसान हो गया। तो एंड 2019 में क्या हुआ इनके साथ में? 3000 का नुकसान हो गया एट द एंड ऑफ 2019 में, और इनके पास बचा रुपीज 6000। तो मतलब अब बार बार 3000 लिखने की तो जरूरत नहीं है भाई। 3000 क्यों लिखेंगे? 9000 में से 3000 घट के हमारा 6000 बचा है। तो पैसा जितना बचा है वो लिखना है। घटा कितना है वो तो हमें ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस से समझ में आ गया। नहीं भी लिखता तो घट के सीधा बोलता 6000 का, वो भी बात वही होती। यस, आगे क्या लिख रहा है? कह रहे नेक्स्ट ईयर 2020 ही गेन्ड रुपीज 4500। ठीक है, तो एंड ऑफ 2020 के अंदर में उसका पैसा वापस से बढ़ गया 4500 रुपए, और उसके पास में अकाउंट में पैसा आ गया रुपीज 10500। 4500 क्यों लिखेंगे? अब कोई लॉजिक नहीं है ना। पैसा अकाउंट में कितना हो गया उससे मतलब है। वो कितना है जी? 10500 है। यस, कह रहे एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो मतलब 2000 ईयर इसके अंदर में। फाइंड CAGR। CAGR का फॉर्मूला क्या है? CAGR का फॉर्मूला है सर, CAGR का फॉर्मूला है हमारा I इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू बाय प्रेजेंट वैल्यू की पावर 1/n माइनस 1। 100 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, अभी डेसिमल में कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी आखिरी वाले टाइम पे? अब यहां पर देखना क्या है, FV क्या है, PV क्या है, और हमारा N क्या है। FV कितना है बेटा? ये वाला अमाउंट है, तो ये हो गया 10500। और हमारा PV क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, सर ये वाली वैल्यू है ना, स्टार्टिंग के अंदर मतलब कि जो आपने पैसा डाला दैट इज 5000 रुपये। एंड में कितना है? 10500। N कितना होगा फटाफट से कमेंट में बताओ, ये इंपॉर्टेंट है जानना। देखते हैं N कौन सही बता पाता है। सर 1 2 3 4 गलत बेटा। स्टार्ट हुआ यहां से, खत्म पहला साल यहां हुआ है, सेकेंड ईयर यहां हुआ है, और थर्ड ईयर इतना हुआ है। तो 3 ही साल बीते ना भाई। अगर मैं बोलता हूँ जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 एक साल खत्म हुआ, फिर अगला दिसंबर 2019 में अगला साल खत्म हुआ, फिर तीसरा साल हमारे यहाँ खत्म हुआ, तो 3 ही साल बीते ना। तो N की वैल्यू, जो बच्चा 4 सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। N की वैल्यू 3 आने वाली। ठीक है, तो I के अंदर में फ्यूचर वैल्यू कितना हो गया? 10500 डिवाइडेड बाय 5000 प्रेजेंट वैल्यू की पावर में 1/3 माइनस 1। बस सिंपल है, सॉल्व कर दो। 00 से 00 कटा, 50 से ये जाएगा 21 बाय में 10 बचा, तो I की वैल्यू आ गई है 2.1 की पावर 1/3 माइनस 2.1 की पावर 1/3 आपको दिया हुआ है, यहाँ पे है 1.2805 माइनस, तो I की वैल्यू हो गई है 0.2805। तो ये हमारे CAGR की वैल्यू डेसिमल में आई है। अगर परसेंटेज में निकालना हुआ CAGR तो कैसे होगा सर? परसेंटेज में हो जाएगा, इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई कराना है। परसेंटेज में हमारा 100 से मल्टीप्लाई हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 28.05% या अप्रोक्सीमेटली 28% बोल सकते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से निकालना है। तो मतलब हमें यहां दिख तो क्या रहा है भाई, पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया, बट एनुअली उसका ग्रोथ रेट चेक करा। एनुअली मतलब कि भाई ये पूरा जो हुआ है 3 साल के हिसाब से हर साल ये 28% बढ़ रहा था, है ना। डबल से भी ज्यादा हो गया पैसा भाई, 5000 का 10500 हो गया, डबल से भी ज्यादा। बट ये दिखने में तो 100% से भी ज्यादा की ग्रोथ है, बट एनुअली चेक करोगे हमेशा तो कितना थोड़ा कम दिखता है, वो दैट इज 28%। क्वेश्चन देखिए 9 क्या कह रहा है मिस्टर त्रिपाठी ने इन्वेस्ट किए हैं 10,000 रुपए। अच्छा, इन अ कंपनी फंड हिज ईयर्स इन्वेस्टमेंट वैल्यूज आर शोन इन द टेबल बिलो। तो मतलब ये पैसा इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में, 1 साल बाद 13,000 हो गया, बहुत खुशी हुई होगी भाई। फिर घट गया भाई, ये क्या हो गया मजाक, 11,000 रुपये हो गया, और फिर और घट गया 9400 रुपये, तो बहुत दुख हुआ।
पहले तो बढ़ाया, फिर कंपनी वालों ने बुरा हाल कर दिया, कंपनी ग्रो ही नहीं हो रही थी तो कंपनी फंड में पैसा डूब गया, उनका कम हो गया, 10,000 का 9400 रुपये बच गया। ठीक है, तो ये कितने साल में हुआ है पहले बताओ, कितने साल में हुआ है? सर एन की वैल्यू हो गई है यहाँ पे, एक साल एंड हुआ यहाँ फर्स्ट ईयर, यहाँ सेकेंड ईयर एंड हुआ, यहाँ थर्ड ईयर। 4 मत लिख देना भाई, ये ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग वाला अमाउंट है और एंड पहले साल में ये, दूसरे साल में ये, तीसरे साल में। तो एन की वैल्यू कितनी है? 3 है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू कितनी है भाई? फ्यूचर वैल्यू है 9400। आखिरी वाले अमाउंट में फोकस करना जब एंड में बता रहा है। और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? स्टार्टिंग वाली अमाउंट, दैट इज 10,000। ये हमें दे रखा डेटा। तो CAGR फाइंड करना है। CAGR का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले डेसिमल वाला, एंड में परसेंटेज में कर देंगे। तो CAGR कितना हो जाएगा? 9400 बाय में 10,000 की पावर 1/3 - 1। दिस इज इक्वल टू 0.94, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 0.94 की पावर 1/3 - 1। इसकी वैल्यू अपने को 0.9795 दे रखी है, -1 किया तो ये आया लगभग 0.0205। ठीक है ना। तो ये CAGR डेसिमल में आया है। अच्छा ये सॉरी नेगेटिव भी आ रहा है बेटा, ये माइनस के साथ में आएगा, ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है माइनस के साथ में। तो CAGR परसेंटेज में कितना होगा? हम इसको अगर 100% से मल्टीप्लाई कराएंगे तो परसेंटेज में हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू -2.05%। तो ये हमारा नेगेटिव आया, मतलब हमारी ग्रोथ नेगेटिव हो गई है। ये क्या दर्शा रहा है? एनुअल ग्रोथ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो गई है। कितनी? -2.05 की एनुअल ग्रोथ नेगेटिव जा रही है। होता है, ऐसा होता है, दिल को दर्द लगता है। मेरा भी एक शेयर में ऐसा पैसा दबा हुआ है पिछले 3-4 साल से, उसमें तो भाई -10% का CAGR है, बहुत गंदा। चलो 10वां क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर नरेश हैज बॉट ₹200 शेयर्स ऑफ अ सिटी। ये शेयर की वैल्यू है, ठीक है, ऑफ अ सिटी लुक कंपनी एट ₹100 ईच, ठीक है, इन 2005। यहां पे आई थिंक ये रुपए का साइन नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ है, ठीक है, टाइपिंग वाले बंदे ने थोड़ी गड़बड़ कर रखी है, कोई बात नहीं। Mr. Naresh has bought 200 shares of a City Look company at ₹100 each in 2015. After selling them, he has received ₹30,000, which accounts for 22.47% CAGR. तो वैल्यू दी हुई है, लिखते जाओ। CAGR की वैल्यू परसेंटेज में 22.47% दे रखी है। डेसिमल में क्या हो जाएगी बताओ जल्दी से। तो डेसिमल में, परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से डिवाइड कराते, तो डेसिमल में हो गई 0.2247। यस, 0.2247। अब कंपनी के जो शेयर लिए हैं, 200 शेयर खरीदे हैं 100 रुपए ईच में, तो टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है, या फिर बोलूं प्रेजेंट वैल्यू कितनी इन्वेस्ट करी है? प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करी है 200 शेयर खरीदे हैं 100 रुपए के, है ना, 200 × 100 हो जाएगा। भाई एक शेयर 100 रुपए का है, 2 शेयर 200 रुपए के, 3 शेयर कितने के हो जाएंगे भाई? 300 रुपए के। तो 200 शेयर 200 × 100 हो जाएंगे, दैट विल बी 20,000 रुपये। पैसा लगाया है इतना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ही वाज होल्डिंग द शेयर। फ्यूचर वैल्यू कितनी हो गई है? 20,000 रुपए की 30,000 रुपये हो गई। तो हमें एन की वैल्यू बतानी है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्या करने का? फॉर्मूला लगाएंगे। CAGR डेसिमल में है 0.2247, फ्यूचर वैल्यू है 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000, यहाँ पे 1/n माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3/2 1.5 की पावर 1/n हो गया, -1 उठ के इधर में चला गया, तो ये हो गया 1 प्लस में 0.2247, तो यहाँ हो गया 1.2247, है ना। यस, तो इसकी वैल्यू आ रही है ये। अब क्या करें? अब अगर मैं दोनों तरफ में n से की पावर ले लूँ मल्टीप्लाई, दोनों तरफ में n की पावर ले लूँ मल्टीप्लाई में, बिकॉज रूट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई करना इजी है। तो ये वाला नहीं कटेगा ना, ये वाला n नीचे है, n ऊपर कट जाएगा, तो 1.5 हमारा बन गया 1.2247 की पावर n। अब हमें पता है n जो है ना नंबर आने वाला है ना, पर्टिकुलर नंबर आने वाला है, मतलब आपका नेचुरल नंबर रहेगा, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, डेसिमल तो हो नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स की बात कर रहा है यहाँ पर। तो कैसे देखेंगे? कह रहा कुछ नहीं करने का,
जितनी बार ये मल्टीप्लाई होगा उतना आंसर हो जाएगा। चेक करो, देखो 1.2247 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके 1.5 बनता है। कह रहे मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया। आप पेन नोटबुक पे करेंगे, सर ने यहाँ कर दिया। ओ देखो 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हो गया। हमने क्या देखा, 1.2247 को अगर मैंने दोबारा से इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारा कितना हो गया, 1.2247 का स्क्वायर, यही हो गया 1.5। तो यही क्या हो गया हमारा, 1.2247 का स्क्वायर जो है यही 1.5 के आसपास आ गया ना। 1.499 इज अप्रोक्सीमेटली 1.5। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये चीज इसके बराबर है 1.5 इसका स्क्वायर है, तो मतलब कि n की वैल्यू 2 होने वाली है। यस, बेस सेम है तो पावर सेम होगी, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। बेस सेम है तो पावर सेम होगी, तो n की वैल्यू 2 आ गई है। आई होप समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो अब हम आखिरी कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है डेप्रीसिएशन। गाड़ी देख के मत समझ लेना खरीदने की बात हो रही है। सर गाड़ी कौन सी है वैसे, ये बताओ, कमेंट में बताओ। अकॉर्ड लग रही है, ठीक है चलो अकॉर्ड की बात करते हैं। अच्छा है, अकॉर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। आप गाड़ी के शोरूम में गए 2015 में, आपने गाड़ी नई नई निकाली अकॉर्ड 25 लाख रुपए की, ज़्यादा की होगी उस टाइम तो बल्कि, और मुझे लगता है, बट मान लो 25 लाख रुपए की निकाली। अब 25 लाख रुपए की गाड़ी आपने खरीद ली, लेट सपोज। तो मुझे एक बात बताओ, खरीदी इतने की है, मार्केट में बिकेगी कितने की, 25 लाख की बिकेगी? नो सर, घटेगी ना इसकी वैल्यू। घटने को बोलते हैं, वैल्यू घटने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। वैल्यू ऑफ द एसेट रिड्यूस्ड, इस कंसेप्ट का नाम है डेप्रिसिएशन। ठीक है, इस लाइन को एक लाइन में बोल दिया। ठीक है, तो आपने अगर कुछ सामान खरीदा, उसकी वैल्यू अगर घट रही है, तो मतलब अगर मान लो मैंने 2015 में गाड़ी खरीदी और 2020 के अंदर ये बेची, तो ये घटेगी ना इसकी वैल्यू। मान लो 2020 में मैंने बेच डाली, कितने की बेची, कह रहे कि हमने बेच दी यार ये गाड़ी मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 लाख की बिकेगी, इससे ज्यादा का नहीं बिकने। तो ये वैल्यू बढ़ी है घटी है? घटी है, तो हमारी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, डेप्रिशिएट हुई है। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। फिर 2020 के अंदर में इस गाड़ी को बेचा, तो ये कितना हुआ, डेप्रिशिएट। तो अगर किसी चीज की वैल्यू घटती है तो उसको बोलते हैं हम डेप्रिशिएट। तो इस कंसेप्ट के अंदर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल का यूज करने वाले हैं। अब डेप्रिसिएशन अलग अलग तरीके से हम यूज करेंगे। डेप्रिसिएशन अगर आप आगे सीए पढ़ोगे तो वहां पे आपके अलग अलग फॉर्मूला बने हुए हैं। यहाँ पे आपको जो पढ़ना है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब डेप्रिसिएशन के अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, हमें बहुत सिंपल वाला बात करनी है। आपका एक मेथड होता है लीनियर मेथड, कि आपने सीधा सीधा देखा कि यार एंड वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें घटी उससे डिवाइड करा दो, आपको डेप्रिसिएशन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यस, कि डेप्रिसिएशन कितना हुआ, इसमें करते हैं वो काम, हम यही करने वाले हैं। एक होता है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, कि भाई डिक्लाइनिंग बैलेंस कितना हो रहा है, हर साल कितना गिर रहा है, या कंपाउंडिंग का यूज होता है। ये नहीं करने का, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, क्यों करना है। अगला मेथड भी नहीं करने का, ये मेथड भी नहीं करने का, तो हमें सिर्फ पढ़ना है लीनियर मेथड। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आएगा, उसको पढ़ते हैं, फालतू की चीजों को देखते ही नहीं है। डेप्रिसिएशन का बस मतलब क्या होता है, इसको ध्यान रखना है कि वैल्यू के घटने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, यस। तो ऐसी चीजें जैसे अगर आपने लेट सपोज कोई मशीन खरीदी, मशीन कोई खरीदी, आपने क्या खरीदा भाई, मशीन खरीदी है। ठीक है, ये मशीन खरीदी है, आपको पहले से पता है कि इसकी यूजफुल लाइफ 4 साल है। ठीक है, 4 साल है, तो मतलब अगर मान लो आपने मशीन 2015 में खरीदी है 2.5 लाख रुपए की, तो 2.5 लाख रुपए की जो ये मशीन खरीदी है ना बेटा, ये 2019 के एंड में 4 साल बाद, 4 साल बाद ये कबाड़ में बेचनी पड़ी। कबाड़ को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। किसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू? कितने, जहां आपको मिला इसका लेट सपोज 50,000 रुपये। कितना मिला? 50,000 रुपये स्क्रैप में। बड़ी मशीन थी, भारी मशीन, लोहा था, तो 50,000 रुपये मिले। तो अब डेप्रिसिएशन क्या बोलता है, कह रहे देखो जीरो तो नहीं हुआ ना, कुछ घटा ना, तो डेप्रिसिएशन क्या बोलता है कि हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है कि हर साल कितना घट रहा है। तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, कह रहे द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इनिशियली कितना था, ठीक है, द अमाउंट इनिशियली इन्वेस्टेड, ये बोल दो, ठीक है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एसेट, ठीक है, इन एसेट। एंड में जनरली क्या होता है, घट के कुछ नहीं बचता है, हमें स्क्रैप बचता है। तो स्क्रैप की वैल्यू कितनी है, हम ये मान के चलते हैं, जो गाड़ी हमने बेच दी तो 7 लाख रुपए में, हम मानते हैं हमारे लिए वो कबाड़ है, ये मान के चलते हैं। आप उसके अंदर मान लेना कि वैल्यू बेची है, बट हम मान के चलते हैं कि खत्म हो गई वो गाड़ी। और कितने साल उसकी लाइफ थी, तो यूजफुल लाइफ,
कितने साल आपने चलाया, इससे डिवाइड करा दो, हमारा ये एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बन जाता है। बहुत सिंपल सा, और कुछ नहीं करने का। क्वेश्चन को एग्जांपल से समझते हैं। देखो, सॉरी, इस कंसेप्ट का एग्जांपल समझते हैं। देखो ये ऐसे ही है, क्या, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट जिसका कॉस्ट था ₹25,000 हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 8 ईयर्स और स्क्रैप वैल्यूज की 0 हो जाती है। फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन यूजिंग द लीनियर मेथड। तो एनुअल डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा फॉर्मूला भी बताया, जल्दी से बताओ क्या है फॉर्मूला। सर एनुअल डेप्रिसिएशन है जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है उसमें से माइनस कर देंगे हमारी स्क्रैप वैल्यू दैट इज 0, डिवाइड करा देंगे इसकी यूजफुल लाइफ दैट इज 8 ईयर। ये इसका आंसर हो जाए। तो एनुअली इतनी वैल्यू इसकी डेप्रिशिएट हो रही है। रुपए के अंदर आएगा आंसर। ये आंसर अगर आपका यहाँ रुपए है ऊपर में तो रुपए में आंसर आने वाला है। तो 25,000 को बेसिकली हमें 8 से डिवाइड कराना। कराओ, कितना आ रहा है, कराओ। तो यहाँ पे पहले आ गया 3 पे आया, फिर 10 बचा, तो यहाँ पर आ गया 1, फिर आपका बचा 2 पे आ गया हमारा 16 पे अपना यहाँ पे 2, ठीक है, फिर 40 बचा, तो 40/8 आ गया 5। तो इतना तो कर लेंगे ना, ₹31825, है ना। डिवाइड करना तो आता है। मतलब हर साल आपकी 25,000 रुपये वाली मशीन की वैल्यू 3,125 रुपये घटती जाएगी। तो यही है एनुअल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। सेम तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है, अ व्हीकल कॉस्टिंग ₹9 लाख हैज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 2,70,000। अब हमें पता है कि भाई इतने का जाता नहीं है कोई व्हीकल। स्क्रैप मतलब इसने बेचा आगे में इतने का, सेकंड हैंड गाड़ी बेचते हैं उसकी वैल्यू है ये। इफ एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज ₹70,000। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि एनुअल डेप्रिसिएशन की वैल्यू पता है, तो बोल रहा है कि इसकी यूजफुल लाइफ क्या है। तो उससे अगेन एनुअल डेप्रिसिएशन हमारा ₹70,000 है, ठीक है। ये कैसे निकलता है हमारा, कह रहा है कि जो हमारी इसकी वैल्यू गाड़ी की खरीदी थी, कॉस्ट ऑफ द कार थी, उसको माइनस कर देंगे सर हमारी जो गाड़ी हमने बेची है उसमें, डिवाइड करा देंगे यूजफुल लाइफ। तो यूजफुल लाइफ को मैंने लेट सपोज n मान लिया। कितना मान लिया, n। हमें n की वैल्यू बतानी है ना। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू द कॉस्ट एट विच द प्रोडक्ट वाज बॉट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो n आ गया हमारा दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 70,000। तो यहां से कितना हो गया, देखो 0 0 0 0, पहले 4 तो सिंपल है, 90 में से जाएगा 27, तो यहाँ गया 3 और यहाँ गया 63, है ना, डिवाइडेड बाय 70,000। तो 4 0 से 4 0 गए, 63 से 7 गया, तो यहाँ पे आया 9, तो 9 ईयर है। तो 9 साल बाद ये गाड़ी 9 लाख वाली 2,70,000 में बेची है। ये एक्चुअल में होता है ना। सच्ची बताओ, आपके घर में कोई गाड़ी रही है जो 9-10 लाख रुपए की खरीदी थी, इनोवा टाइप की? सर वो तो बहुत महंगी बिकती है आज के टाइम। हाँ, कोई घटिया गाड़ी खरीदी हो, घटिया सर हम क्यों खरीदेंगे, बट मान लो यार कोई तो होगी जो 9 लाख की खरीद के 2,70,000 में बेची होगी। हाँ सर, खरीदी है और बेची भी है, ऐसे होता है, ठीक है। अगला कह रहा है, अ मशीन हैज अ स्क्रैप वैल्यू of ₹22,500 after 15 years of its purchase. If the annual depreciation charges ₹8,500, find the cost using linear method. ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, मशीन की स्क्रैप वैल्यू है इतना, तो ये बाद वाली वैल्यू लिख लो, जो है डेटा दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू है ₹22,500। हमारी कितने साल बाद है ये, 15 साल बाद है, तो मतलब हमारी यूजफुल लाइफ है 15 साल की, ठीक है। इफ द एनुअल डिप्रिसिएशन इज इतना, तो एनुअल डिप्रिसिएशन 8500 रुपए है। ये किसके इक्वल होगा, जो कॉस्ट थी, मान लो कॉस्ट ऑफ बाइंग था हमारा, लेट सपोज x, तो x में से अगर मैं ये 22,500 माइनस करता हूं और 15 से डिवाइड कराता हूं, तो मेरा आता है एनुअल डेप्रिसिएशन। यस, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है हमें, ये हमें दे रखा है 85, है ना, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ, क्या कैसे करेंगे सर। x हो जाएगा 8500 इंटू 15 प्लस में 2250। यस, दिस इंटू दिस, माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा। फटाफट से हमें कमेंट में बताओ क्या आंसर आएगा। जल्दी से कमेंट करके बच्चा लोगों हमें इसका आंसर बताओ, कमेंट में आंसर बताओ, फटाफट से बताएंगे। और ये चैप्टर इसी के साथ होता है हमारा समाप्त। आप सभी बच्चों को थैंक यू है, फाइनेंशियली मैथमेटिक्स मस्त तरीके से रेडी कर लिया है। जाओ फटाफट से DPP
सॉल्व करो डीपीपी पीडीएफ का सेक्शन है, वहां पे आपकी सारी डीपीपी अपलोड करी जाती हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे वहीं पर हिंट्स एंड सॉल्यूशन सेक्शन के अंदर में। तो सॉल्व करिए, मस्त तरीके से अपने आप को रेडी करिए, एग्जाम के अंदर फोड़ के आने के लिए तैयार हो जाइए बच्चा बाड़ी। तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।